मियोसिस के बारे में बच्चों हम समझ रहे हैं। मियोसिस होता क्या है? तो हमने सीखा था कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, साथ ही साथ डीएनए भी हाफ किया जाए, उसे हम मियोसिस कहते हैं, जिसमें 2 डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, सेकंड में डीएनए हाफ हो जाता है। पूरे मियोसिस के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट चलती है तो उसमें जो प्रोफेज आएगी उसको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट नाम दे देते हैं। जब मियोसिस सेकंड चलेगी तो वहां पर सेकंड लगा देते हैं। पहले बच्चों मियोसिस फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट से भी सबसे पहले तैयारियां की जाती है। तैयारियां मतलब वही G1 S G2 चलेगी। लेकिन इस G1 S G2 को हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने माइटोसिस में सीखा था वही बातें यहां पर भी सेम होती है। एस फेज में वही रेप्लिकेशन होगा, G1 में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल इंक्रीज हो जाते हैं, G2 के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। तो इसको हम अलग से नहीं समझेंगे। क्लियर? हम यहां पे डायरेक्ट मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में समझेंगे। अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट माइटोसिस की प्रोफेज के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट होती है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। इसे बच्चों 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। यह सब डिवीजन किया गया है क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। आगे हम अभी सीखेंगे प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 स्टेप होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन 5 स्टेज में क्रोमोसोम का बिहेवियर आपको हर जगह चेंज मिलेगा। यहां अलग बिहेवियर, यहां अलग बिहेवियर, यहां अलग बिहेवियर। तो क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर ही ये 5 सब स्टेज क्लासिफाई की गई है। तो ये ध्यान रखना, किस बेसिस पर? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। इसमें सबसे पहले लेप्टोटीन से हम शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, पहले दिमाग में सब अच्छे से बिठा लेना, इन 5 स्टेप को चलाने का हमारा मेन पर्पस है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर कराना। क्रॉसिंग ओवर करने के लिए काम किया जा रहा है। मतलब इन 5 का मेन पर्पस क्या है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड। अब इनमें से इन दोनों स्टेज का काम, लेप्टोटीन जाइगोटीन का मेन काम होगा, ऐसा कुछ काम होगा जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पहले पेयरिंग करेंगे। सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग रहते हैं, लेकिन इन स्टेज के अंदर ये क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे? पेयर अप करेंगे, पेयरिंग करने का काम करेंगे। अच्छा, पैकाइटीन के अंदर एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर यहीं पे होगा, और इन दोनों स्टेज के अंदर फिर हम उन क्रोमोसोम को अलग अलग भी करेंगे। यानी यहां पेयरिंग का काम होगा, यहां क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां सेपरेट करने का काम करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेप्टोटीन से। तो हमने यहां पर सबसे पहले लेप्टोटीन की बात समझते हैं। यह बच्चों लेप्टोटीन स्टेज का डायग्राम है। लेप्टोटीन एक तरह से प्रोफेज का स्टार्टिंग पार्ट है, और इस स्टार्टिंग पार्ट में आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ER, गोल्जी बॉडी, ऐसे न्यूक्लियोलस सब यहां दिखाई दे रहे होंगे, ये चीजें यहां दिख रही होगी। अच्छा, ये सब आप लोग जानते हैं, ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इन सब का डिसअपियर होना प्रोफेज के एंड में होता है। और यहां प्रोफेज का एंड क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस एंड है। तो ये चीजें डाइकाइनेसिस में डिसअपियर होगी। आप देखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, हर स्टेज का डायग्राम में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्जी बॉडी दिखेगी। ये कहां डिसअपियर होगी? डाइकाइनेसिस में जाके डिसअपियर हो जाती है। जब भी बच्चों प्रोफेज शुरू होती है, प्रोफेज आती सबसे पहला काम होता है क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंसेशन। क्रोमेटिन थ्रेड जो उलझे हुए थे सुलझने लगते हैं, और साथ ही साथ वो कंडेंस होना शुरू होते हैं और क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है। यहां क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होगा, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट तो प्रोफेज के एंड में, मतलब डाइकाइनेसिस में आके ये कंप्लीट हो भी जाता है। यहां कंडेंसेशन स्टार्ट भी प्रोफेज में होता है, और एंड भी, कंडेंसेशन की एंडिंग भी प्रोफेज के एंड में ही हो जाती है। मतलब यहां मेटाफेज की जरूरत नहीं, प्रोफेज के एंड तक सारा काम हो जाता है, क्योंकि यहां की प्रोफेज है ही बहुत लंबी है। इस क्रोमेटिन के पास इतना टाइम होता है कि वो बढ़िया अच्छे से फुली कंडेंस फॉर्म में प्रोफेज में ही बन जाते हैं। यहां पे बच्चों ये क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होना शुरू होते, स्टार्ट होते, लेप्टोटीन में स्टार्ट होते हैं, और यहां पे ये क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छे से नहीं बनेंगे, अभी क्रोमोसोम बनना शुरू हुए। और साथ ही साथ सेल में जितने भी क्रोमेटिन है जो बिखरे बिखरे आपको दिख रहे थे, ये धीरे धीरे सेल में जहां पर ये सेंट्रियोल होता है उस साइड ये अट्रैक्ट होते हैं, और उस साइड अट्रैक्ट होकर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाते हैं। मतलब यही क्रोमेटिन थ्रेड ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं। अब इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है जैसे कि यहां पर एक बेस बना रखा है और उनसे ऐसे कई सारे फ्लावर निकले हैं। मतलब ये देखने में ऐसा अपीयर होता है जैसे कुछ बूके जैसा लगा रखा है।
इसीलिए लेप्टोटीन को एक बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है बुके स्टेज। तो लेप्टोटीन में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, यहां एक तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंप्लीट नहीं, स्टार्ट होगा, और बुके जैसा कुछ अपीयरेंस आ जाता है। तो इसके दो मेन पॉइंट, कंडेंसेशन स्टार्ट, और इसी को हम बुके स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये लेप्टोटीन के सबसे मेन पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से, लेप्टोटीन के अंदर कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होगा, केवल स्टार्टिंग वाला बात होता है। एक बात मुझे आप यहां पर यह भी बताइए, ये जो क्रोमेटिन सेल के अंदर है, ये सारे बच्चों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर बुके जैसा बना रहे हैं। एक जगह इकट्ठा करने का फायदा यह होता है कि आगे होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग करना है, होमोलोगस में पेयरिंग करना है। तो जब ये एक दूसरे के से पास में आ जाएंगे तो इसमें होमोलोगस कौन सा है पहचानना आसान हो जाएगा। बुके बनाने का पर्पस यही होता है, होमोलोगस आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाए, क्योंकि अगर ये ऐसे बिखरे बिखरे रहेंगे तो इनमें होमोलोगस की पहचान करना मुश्किल हो जाती है। इसलिए बुके बनाने का यह फायदा भी रहता है। लेप्टोटीन के बाद अगली स्टेज आती है जिसको हम कह देते हैं जाइगोटीन। अभी बच्चों सारे क्रोमोसोम ऐसे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। अब इनमें से जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में यहां पर पेयरिंग करेंगे, लेकिन ये पेयरिंग का काम जाइगोटीन के अंदर होता है। जैसे बच्चों जाइगोटीन आती है, जाइगोटीन आते ही होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है, 1 को क्या कहते हैं, होमोलोगस। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे पेयर करते हैं और ऐसी पेयरिंग का नाम दिया जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब बताना, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, जैसे ये क्रोमोसोम 2 है, ये 2 है, तो ये आपस में पेयरिंग करेंगे, तो 1 के साथ, 2 के साथ। अच्छा, यहां क्रोमोसोम 3 होता तो वो 3 के साथ पेयरिंग करता। तो ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। जब ये क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं तो इन क्रोमोसोम को जोड़ने के लिए बीच में, यहां बच्चों बीच बीच के अंदर ऐसे यहां पर बीच में प्रोटीन्स को लगा दिया जाता है, ऐसे बीच में प्रोटीन्स को लगाते रहते हैं, ऐसे यहां पर क्रोमोसोम के बीच में क्या लग जाते हैं, प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन यहां दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इन क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने के लिए ऐसे प्रोटीन लगे होते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, बाहर की तरफ तो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं और बीच में आपको प्रोटीन दिख रहे हैं। तो आउटसाइड में हो गया क्रोमोसोम और बीच में प्रोटीन। तो क्रोमोसोम और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स यहां तैयार होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स यहां बना, इसी कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे समझना, होमोलोगस के पेयरिंग करने की प्रोसेस का नाम कहलाता है साइनेप्सिस, पेयरिंग के प्रोसेस का नाम साइनेप्सिस। पेयरिंग के टाइम पर बीच में ऐसे प्रोटीन लगेंगे, ऐसे प्रोटीन लगेंगे, तो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, और इसी कॉम्प्लेक्स का नाम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो बाहर की तरफ ऐसे क्रोमोसोम होंगे और बीच में ऐसे प्रोटीन हो जाते हैं। बात समझ में? अच्छा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, 2 क्रोमोसोम है तो इन 2 क्रोमोसोम को बाइवेलेंट कहते हैं, लेकिन यहां पर काउंट करें तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स है। एक बार फिर से यहां काउंट करें तो 1 2 3 4, अरे 2 क्रोमेटिड इसके पास, 2 इसके पास, कितने, 4 क्रोमेटिड है, तो उसको टेट्राड कह देते हैं। बहुत अच्छे समझना, बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम। भाई यहां एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, तो बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम। टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड्स। एक वर्ड और होता है डायड। डायड का मतलब होता है 2 क्रोमेटिड्स। अगर केवल 2 ही क्रोमेटिड होते हैं तो उसके लिए डायड वर्ड यूज कर देते हैं। ये वर्ड अच्छे से ध्यान रखना, इनसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आएगा, प्रोफेस फर्स्ट में 20 बाइवेलेंट्स से। 20 बाइवेलेंट्स मतलब डबल क्रोमोसोम 40 क्रोमोसोम है। तो ध्यान रखना, 1 बाइवेलेंट में हमेशा 2 क्रोमोसोम होते हैं, डबल क्रोमोसोम होते हैं। अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये क्रोमेटिड आपस में से जुड़े हुए हैं, मतलब क्लियरिटी से नहीं दिख रहे, मतलब ये आपस में अटैच है, प्रॉपर क्लियरिटी से क्रोमेटिड नहीं दिखते। तो हम एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड्स आर फॉर्म्ड। टेट्राड बन तो गया है बट नॉट क्लियरली विजिबल, ये क्लियरिटी के साथ दिखाई नहीं देते। ये ध्यान रखना, बन जाते हैं लेकिन क्लियरिटी के साथ नहीं दिखेंगे। और यही क्लियरिटी के साथ जाइगोटीन के बाद अगली स्टेज कौन सी आएगी, पैकाइटीन, और उसी पैकाइटीन के अंदर ये टेट्राड क्लियर दिखते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, ढंग से बताना, टेट्राड का फॉर्मेशन कहां, टेट्राड का फॉर्मेशन कहां हुआ, तो जाइगोटीन, लेकिन टेट्राड का क्लियर दिखाई देना यह फिर कहां होगा, पैकाइटीन के अंदर। तो जाइगोटीन के अंदर जो पॉइंट आपको समझाए ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या पॉइंट समझाया, एक तो यहां साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाइवेलेंट टेट्राड बन तो जाते हैं, लेकिन टेट्राड क्लियरिटी के साथ फिर अगली स्टेज में पैकाइटिन में दिखाई देंगे, यहां नहीं दिखते। लेप्टोटीन जाइगोटीन में क्या होता है, क्लियर हुआ अच्छे से। अभी तक बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम आप ध्यान से देखोगे ऐसे पेयरिंग कर चुके, पेयरिंग का काम हो चुका है। अब आप ही बताओ क्या होना चाहिए पैकाइटिन के अंदर। हाँ, अब इनके बीच में जीन एक्सचेंज करेंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। तो अगली स्टेज यही इसीलिए की जाएगी ताकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, बुके स्टेज किसको कहते हैं, लेप्टोटीन को। साइनेप्सिस का होना जाइगोटीन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना जाइगोटीन। अच्छा, पूछा जाए कंडेंसेशन स्टार्ट तो लेप्टोटीन। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, चाहे तो बच्चों डायग्राम आप नोट भी कर लीजिएगा। इसी में अगली स्टेज आती है पैकाइटिन। ये प्रोफेज ही चल रही है, प्रोफेज की थर्ड स्टेज आती है पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंदर अब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि टेट्राड क्लियर दिखाई दे जाते हैं। आप देख भी रहे हैं, ये क्रोमेटिड अच्छे से दिखाई दे रहे, टेट्राड क्लियर विजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर एक खास बात ये होती है, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाले क्रोमेटिड, इनको मैं कह सकता हूं नॉन सिस्टर। ये नॉन सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसी किसी पॉइंट पर जुड़ने लग जाते हैं। जैसे यहां पर किसी पॉइंट पर ये जुड़ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये यहां पे जुड़ रहा है, यहां जुड़ रहा है, यहां जुड़ रहा है, ऐसे किसी किसी पॉइंट पर ये अटैच होने लग जाते हैं। ऐसे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हो जाते हैं, ये नॉन सिस्टर। यहां पर भी आप देखो, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे अटैच हो रहे। जहां ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं, इसी पॉइंट को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहां अटैच है, उसी अटैचमेंट वाले पॉइंट का नाम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहां क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब इसी के अंदर एग्जैक्टली क्या करना होगा, क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। तो एक बार फिर समझना, नॉन सिस्टर जहां जहां पर ये जुड़ने लग गए, इस पॉइंट का नाम बोलो, हाँ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इसी नोड्यूल पर क्या करना होगा, क्रॉसिंग ओवर, इसी पे क्रॉसिंग ओवर करना होता है। अच्छा, और इनके बीच बीच में ऐसे प्रोटीन लगे हुए हैं, ऐसे बीच बीच में प्रोटीन लगे हुए हैं जो दोनों क्रोमोसोम को आपस में जोड़ भी रखे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां बना, नॉन सिस्टर कहीं कहीं पे आपस में जुड़ने लग जाते हैं, और जहां ये पॉइंट पे जुड़ रहे हैं वही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब इस पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर को करने के लिए एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर क्यों, किसकी वजह से होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की खास बात यह होती है कि इसमें दो एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस का काम, हां, कट करना, काटना, इनसाइड से काटना, आप जानते अच्छे से, एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। लाइगेज का काम जोड़ना है। तो यहां पर रिकॉम्बिनेज एक्टिविटी होगी जो दो एक्टिविटी शो करेगी, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज वाली प्रॉपर्टी शो करती है। एक खास बात, यही एंजाइम यहां पर फाइनली क्या कराएगा, क्रॉसिंग ओवर। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, आप लोग सभी जानते हैं किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब यहां पर ऐसे एग्जैक्टली अब एक्सचेंज होगा। इसी बात को समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक डायग्राम और ड्रॉ किया है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर, सी से लिख देता हूं, सेंट्रोमियर। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर। यहां पे बच्चों आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आप देखोगे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं और ये दोनों भी यहां सिस्टर क्रोमेटिड है। इसकी बात करूं, रेड की बात करूं और इस ब्लू की बात करूं, तो रेड और ब्लू ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर। और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहां पर ये अटैच है, इस पॉइंट का नाम आप बोलो, जहां ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है, इस पॉइंट का नाम क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। मतलब यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। अब इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर एंजाइम आके बैठेगा, कौन सा, यस, एंडोन्यूक्लियस। मतलब यहां पर इसी जगह पे बच्चों ये एंजाइम आके बैठ जाएगा और उसका नाम होगा एंडोन्यूक्लियस। रिकॉम्बिनेज एंजाइम आके यहां बाइंड होगा, ये रिकॉम्बिनेज आके यहां पर बाइंड हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम की पहली प्रॉपर्टी चालू होती है। रिकॉम्बिनेज का पहला काम क्या था, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहां कट लगाएगा और फिर वो इनको आपस में जोड़ेगा। अच्छा, जब लाइगेज यहां जोड़ेगा, कट करने का काम तो एंडोन्यूक्लियस का, जोड़ने का काम लाइगेज का। जब बच्चों लाइगेज यहां पे जोड़ता है तो वो जोड़ते टाइम क्या करेगा, ये वाला पार्ट इधर जोड़ देगा और ये वाला पार्ट इधर जोड़ देगा। मतलब इन पार्ट को ऐसे एक्सचेंज करा देगा और इसी एक्सचेंज को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। एग्जैक्टली अब ये कैसे होता है, बात को समझिएगा।
यहां बच्चों क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, सिखाने के लिए, यहां पर एलील ए और बी ले लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम पे है और स्मॉल बी दूसरे क्रोमोसोम पे है। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर से ये वाला पार्ट इधर जुड़ रहा है, मतलब कैपिटल ए के साथ अब जुड़ेगा स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा। मतलब यहां कुछ ऐसा हो जाएगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जुड़ जाएगा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जुड़ जाएगा। मतलब ये पार्ट ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे और इसी एक्सचेंज को क्या नाम दिया जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर करते टाइम बड़ा सीधा काम है। पहले यहां पे कट लगाया, किसने? एंडोन्यूक्लियस ने। लाइगेज ने क्या किया? जोड़ा, लेकिन इसको इधर और इसको इधर जोड़ दिया, पार्ट को ऐसे एक्सचेंज करा के जोड़ दिया और इसी एक्सचेंज प्रोसेस को नाम दे दिया गया क्रॉसिंग ओवर। अब आप ध्यान से देखना, यहां कैपिटल ए कैपिटल बी साथ थे, यहां कैपिटल ए के साथ ऐसा था, कैपिटल बी साथ थे, लेकिन अब कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। तो पहले कैपिटल ए कैपिटल बी साथ जाना चाहते थे, साथ जाने को कहा जाता है लिंकेज, साथ में रहना लिंकेज। लेकिन यहां कैपिटल ए कैपिटल बी को अलग करने का काम क्रॉसिंग ओवर ने कर दिया, क्योंकि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। तो इस लिंकेज को तोड़ने का काम क्रॉसिंग ओवर करते। जेनेटिक्स में हम पढ़ते भी है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का काम था साथ रखना, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर ने इनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो यहां पर ऐसे अलग कर देते और इसी अलग करने की वजह से ही कुछ वेरिएशन आएगी। पहले कैपिटल ए कैपिटल बी का कॉम्बिनेशन था, कैपिटल ए स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन हुआ, कुछ नए कॉम्बिनेशन बने और यही नए कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? वेरिएशन लाने का काम करते। तो मियोसिस का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर होता है। अरे बात समझ में? तो हमने पैकाइटिन स्टेज में क्या क्या सीखा, एक आउटलाइन फिर देता हूं, ध्यान समझिएगा। टेट्राड यहां पर अच्छे से दिखाई देते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। जहां नॉन सिस्टर जुड़ते उस पॉइंट का नाम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहां एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम रिकॉम्बिनेज, जिसमें दो एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस काटेगा, लाइगेज जोड़ेगा। लेकिन जोड़ते टाइम ऐसे पार्ट यहां एक्सचेंज हो जाते हैं और इसी एक्सचेंज वाली फिनोमिना को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। जो बातें यहां पर अभी आपको समझे, क्लियर हुई? तो ये बच्चों हमने पैकाइटिन में क्या क्या होता है ये सारे पॉइंट यहां पर क्लियर कर दिए। चाहे तो आप इसको बना भी लीजिएगा। प्रोफेस फर्स्ट की हम बच्चों 3 स्टेज समझ चुके हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन के बारे में। लेप्टोटीन जाइगोटीन में क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग कर ली थी। पैकाइटिन के अंदर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुका था, जिसमें एक एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। नाम बताइए? रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने वहां पर फाइनली क्रॉसिंग ओवर करा दिया था, जिसमें दो एक्टिविटी थी, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज एक्टिविटी। अच्छा, क्रोमोसोम पेयर कर चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, तो अब क्या होगा? अब उन क्रोमोसोम को अलग करेंगे। अलग करने का काम डिप्लोटिन स्टेज के अंदर किया जाता है। यह बच्चों डिप्लोटिन स्टेज का डायग्राम है। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम धीरे धीरे ये ऐसे अलग होना शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे अलग होना चालू होते हैं। अच्छा, ये अलग होंगे तो बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना था, क्या नाम था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब वो कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है। तो यहां सबसे मेन पॉइंट यही होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कई बार इसको डिसाइनेप्सिस लिखा जाता है, लेकिन मेन तो आप ये ध्यान रखिएगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच में यहां जो प्रोटीन लगे हुए थे, ये प्रोटीन हटने लग जाते। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में ये प्रोटीन लगे होते हैं, ये बीच में से प्रोटीन लगे हैं जो इनको आपस में चिपकाने का काम कर रहे थे। अब हुआ क्या? जैसे डिप्लोटीन आई, ये प्रोटीन ऐसे हटने लग रहे। आप देख रहे हैं ऐसे प्रोटीन ये हट रहे हैं, और जब ये प्रोटीन हटेंगे तो ये क्रोमोसोम ऐसे अलग होंगे। मतलब प्रोटीन हट रहे हैं, क्रोमोसोम हल्के हल्के अलग हो रहे हैं। इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स का डिसोल्व होना, टूटना। तो इसलिए नाम दिया गया डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये काम कहां हो रहा है? डिप्लोटीन के अंदर। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना कहां हुआ? जाइगोटीन के अंदर। लेकिन उसका टूटना कहां हुआ, डिसोल्यूशन कहां हुआ? तो डिप्लोटीन के अंदर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मेशन जाइगोटीन में, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन डिप्लोटीन के अंदर होगा। अच्छा, यहां पे बच्चों जब ये क्रोमोसोम में से अलग हो रहे होते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी जगह से क्रोमोसोम अलग हो गए, लेकिन कुछ कुछ जगह ये क्रोमोसोम अभी भी ऐसे जुड़े रह जाते हैं। यहां पर जुड़े रह गए, यहां जुड़े रह गए, और जहां जहां ये जुड़े रह गए वहां ऐसा एक्स जैसा कुछ दिख जाता है। जैसे ये यहां से अलग हो गया, यहां से अलग हो गया, लेकिन किसी किसी जगह, और कौन सी जगह? जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है,
तो इस क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पे बस ये से जुड़े रह जाते हैं और वहां पर ऐसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखती है और इसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है कियास्मेटा। मतलब यहां पे बच्चों ये एक्स शेप स्ट्रक्चर अपीयर हो रही है और इसी का नाम दे दिया गया कियास्मेटा। ये कियास्मेटा वहीं बनेगा जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अरे इस क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पे तो एक्स जैसा दिखा है, अच्छा बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो जहां क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पर क्या बन जाता है, कियास्मेटा। तो यहां पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर कियास्मेटा अपीयर होने लग जाती है, कियास्मेटा यहां दिखाई देते हैं। ये दो सबसे मेन पॉइंट, साइनोविक्टर कॉम्प्लेक्स टूटता है और कियास्मेटा दिखाई देते हैं। क्लियर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिप्लोटिन के अंदर आता है, वो होता है इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट दिस स्टेज कैन लॉस्ट फॉर मंथ और ईयर। अब बात को बहुत ध्यान समझिएगा। oocyte मतलब वही जब ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जब oocyte बन रहे होते हैं तो वर्टिब्रेट्स की फीमेल के अंदर ये स्टेज कई साल या कई महीनों में खत्म हो जाती है। इसको बात ऐसे समझिएगा, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम समझे तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जब बच्चों मियोसिस से गैमेट बन रहे होंगे तो बर्थ से पहले ही वहां पर लेप्टोटिन चली होगी, जाइगोटिन चली होगी, पैकाइटिन चली होगी, डिप्लोटिन चली होगी और डिप्लोटिन में डिवीजन अरेस्ट हो गया। अच्छा, बर्थ के टाइम पे डिवीजन कहां अरेस्ट हो गया, डिप्लोटिन, और ये डिप्लोटिन में ही रुका रहेगा। कब तक, जब तक कि फीमेल बेबी की एज 12 to 15 ईयर्स ना हो जाए, 12 से 15 साल ना हो जाए। तो 12 से 15 साल तक ये स्टेज रुकी रह जाती है। अच्छा, कई महीनों तक, कई सालों तक ये रुकी रह जाती है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट दिस स्टेज कैन लॉस फॉर मंथ और ईयर। अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग टाइमिंग है। ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम समझे तो ह्यूमन फीमेल में ये 12 to 15 ईयर्स तक रुका रहता है। तो पूछा भी जाता है कौन सी स्टेज में आके सेल डिवीजन रुक जाता है, तो फीमेल के में पूछा जाए तो डिप्लोटिन स्टेज में आके ये डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। इसके बच्चों तीन सबसे मेन पॉइंट, तीनों ध्यान रखना। साइनोविक्टर कॉम्प्लेक्स का यहां डिसोल्व हो जाता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर कियास्मेटा बन जाती है और ये स्टेज वर्टिब्रेट के फीमेल में कुछ टाइम की रुक जाती है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जब ये डिवीजन यहां रुका रहता है तो यहां के क्रोमोसोम बड़ी समझदारी दिखाते हैं। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं कि यहां पर ये क्रोमोसोम ऐसे रुके हुए थे, डिवीजन रुका हुआ था। अब यहां पर जब ये डिवीजन रुका हुआ था तो इन क्रोमोसोम ने समझदारी दिखाई कि क्यों ना आगे जो एम्ब्रियो बनना है उसके लिए न्यूट्रिशन तैयार करें। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है अपनी पैकिंग खोल देते हैं और अपनी पैकिंग खोलने की वजह से ये ऐसा दिखता है जैसे कुछ लैंप को साफ करने वाला ब्रश होता है और ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम जैसे यहां पर अपीयर हो जाते हैं। याद करिए, लैंप ब्रश क्रोमोसोम में हमने ये सीखा था कि वो डिप्लोटिन स्टेज में दिखता है क्योंकि यही डिवीजन रुका हुआ है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम अपनी पैकिंग खोल देते हैं। अच्छा, पैकिंग खोलेंगे तो इससे क्या बनेगा, आरएनए, फिर ये आरएनए से बनेगा प्रोटीन और यही प्रोटीन वाइटेलोजेनेसिस योग फॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। और ये देखने में किसके जैसा लगता है, हाँ, लैंप को साफ करने वाले ब्रश के जैसा। इसे नाम दे दिया जाता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो डिप्लोटिन के जो पॉइंट मैंने आपको समझाए ये आप ध्यान भी रखिएगा। अच्छा, डिप्लोटिन में क्रोमोसोम अलग तो हुए, क्या ये 100% अलग हो गए, नहीं, पूरे तो अलग नहीं हुए। ये अभी भी कियास्मेटा पे तो जुड़े हैं, इस कियास्मेटा पे अभी भी जुड़े हैं। अब इन क्रोमोसोम को पूरी तरह से अलग करना पड़ेगा जो कि फाइनली होगा डाइकाइनेसिस के अंदर। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या किया जाएगा, आप देखोगे ये बच्चों ऐसे अलग होते जाएंगे और यहां जो कियास्मेटा था बिल्कुल एंड पे चला जाता है, टर्मिनल की तरफ चला जाता है और वो गायब हो जाते हैं। मतलब कियास्मेटा दिखते नहीं, उनका टर्मिनेशन हो जाता है। डाइकाइनेसिस का सबसे मेन पॉइंट यही है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा का क्या हो जाता है बच्चों, टर्मिनेशन हो जाता है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, कियास्मेटा का दिखाई देना कहां हुआ था, हाँ, कियास्मेटा दिखाई देना डिप्लोटिन में हुआ था, लेकिन कियास्मेटा का टर्मिनेशन पूछा जाए तो डाइकाइनेसिस में होता है। यही लैंग्वेज आएगी, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा अकर इन, तो क्या आंसर दोगे बच्चों, डाइकाइनेसिस। कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहां पर साथ ही साथ क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं और बढ़िया से यहां पे अब क्रोमोसोम बन भी जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस फॉर्म में मिलते हैं। मियोटिक स्पिंडल, मतलब ये सेंट्रियोल से एस्कलरेज स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर टूटेगी, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ेंगे ताकि उनको प्रॉपर तरीके से सेपरेट करने की भी तैयारी हो जाए। तो मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम, उनको अलग अलग करने की तैयारी यहां पर शुरू हो जाती है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है।
ER गोल्जी बॉडी जो होती है ये भी साथ साथ यहां पर गायब हो जाती है। ER गोल्जी बॉडी ऑल्सो डिसअपियर, ये भी डिसअपियर होती है। ये प्रोफेज का एंड है और हम सभी जानते हैं प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER गोल्जी बॉडी सारा डिसअपियर होते हैं। और कहां हो रहे हैं? डाइकाइनेसिस में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, एंड में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, फिर इन क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल जुड़ेंगे, मतलब एक तरह से ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब अब मेटाफेज आने वाली है तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। डाइकाइनेसिस के क्या क्या इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या सिखाया आपको? कियासमेटा का टर्मिनेशन हो जाता है, साथ ही साथ क्रोमोसोम फुली कंडेंस फॉर्म में मिलते हैं, स्पिंडल फाइबर प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने लग जाते हैं, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ER गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाती है और मेटाफेज आई रही है, तो इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी कहते हैं। ये सब प्रोफेज ही था, अब मेटाफेज आने वाली है। अब बच्चों इन पांचों स्टेप को अगर हम कंपेयर करके देखें तो हुआ क्या? पहले क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग की, लेप्टोटिन जाइगोटिन में ही हुआ, पेयरिंग वाला काम हुआ और पेयरिंग हुई तो कॉम्प्लेक्स बना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया जाइगोटिन में। फिर पैकाइटिन आए, पैकाइटिन में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर करना है तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम वहां पे काम आया। फिर लास्ट में डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम अलग हुए, डिप्लोटिन में क्रोमोसोम अलग हुए तो कॉम्प्लेक्स टूटा जिससे कियासमेटा दिखाई दिया और उसका टर्मिनेशन कहां हो गया? डाइकाइनेसिस में। तो आप इसको तरीके से ध्यान रखो, पहले क्रोमोसोम की पेयरिंग से रिलेटेड काम करना है लेप्टोटिन जाइगोटिन में, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर कराना है और लास्ट में अलग अलग करना है। तो आप इन इवेंट को थोड़ा दिमाग में ध्यान भी रखोगे ना, तब भी ये याद हो जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट अभी भूल भी जाओ तो बस इतना ध्यान रखना, पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर और अलग करना, तो अपने आप आपको सोचोगे हाँ ये काम तो यहां हुआ होगा। तो आप आइडिया से भी इसका आंसर दे सकते हैं, इसको आप तरीके से ध्यान रखिए। ये बच्चों हमने प्रोफेज फर्स्ट के बारे में समझा, मियोसिस फर्स्ट की। अब बच्चों बाकी जो स्टेज होती है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में और इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हम यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक 2n सेल दी, क्रोमोसोम 46 लिखा, 2c लिखा और मैंने कहा इसको मियोसिस से डिवाइड करो। दोनों डिवीजन करना है, फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी करना है। सबसे पहले प्रिपरेशन हुई जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, G1i, Si, G2i। अच्छा यहां क्रोमोसोम नंबर बोलते जाना, G1 में 46 2c रहेगा, अरे वही सेम ही रहेगा। S में क्रोमोसोम तो 46 रहेगा लेकिन DNA 4c हो जाएगा। G2 में अब यही कंडीशन चलती जाएगी, 46 4c रहेगा। तो ध्यान रखना G1 S G2 में क्या होता है, तो यहां S में DNA डबल हो गया तो इसीलिए DNA को हमने 2c से 4c कर दिया। समझ में आया इतना? अब जो G2 के बाद प्रोफेज फर्स्ट चलती है। प्रोफेज फर्स्ट की पांचों स्टेप में आपको समझा चुका हूं, लेप्टोटिन जाइगोटिन सब समझ चुके हैं। अब मैं आपसे यहां पूछता क्रोमोसोम नंबर कितना, DNA कितना, बताओ बच्चों। यही सेल आगे की तरफ जाएगी तो यहां भी 46 4c होगा। और हर स्टेज में चाहे वो लेप्टोटिन हो चाहे जाइगोटिन हो, मैं आपसे पैकाइटिन में पूछता तब भी यही आंसर है। तो किसी भी स्टेज में घुमा फिरा के पूछा जाए, अपने को घुमना नहीं है। प्रोफेज के बाद अगली स्टेज आती है मेटाफेज। अच्छा मेटाफेज को मैं समझना है, प्रोफेज तो हम समझ चुके हैं। मेटाफेज आते ही सबसे पहले मुझे बताइए क्रोमोसोम कहां आ जाते हैं? मेटा मतलब मिडिल, क्रोमोसोम सेल के बीच में आ जाते हैं। मेटाफेज है मतलब ये दिमाग में बिठाई लो आप, तो क्रोमोसोम बीच में आएंगे। यहां का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, ये क्रोमोसोम सेल के बीच में अरेंज हो गए, क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो गए। अच्छा क्रोमोसोम नंबर और DNA प्रोफेज जितना ही होगा, चेंज तो हो गई नहीं। अब यहां एक खास बात क्या दिख रही है, यहां जब क्रोमोसोम बीच में अरेंज हुए तो बड़े तरीके से ये ऐसे अरेंज हुए कि अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी तो 1 ही है, अगर ये क्रोमोसोम 2 है तो ये भी 2 है। मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने अरेंज होते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम को हम यहां पर स्पेशली क्या कह सकते हैं बच्चों? होमोलोगस। तो यहां पर सबसे खास बात ये होती है होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने अरेंज होंगे, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। अगर मैं यहां क्रोमोसोम 3 बनाता तो सामने वाला भी 3 होता, 4 बनाता तो 4 होता। अच्छा इससे मैं चलता जाऊं, यहां 46 है तो यहां 23 होंगे, यहां 23 होंगे। DNA 4c है तो यहां 2c होगा और ये मैंने यहां 2c लिख दिया। यानी सेल में जितने भी क्रोमोसोम है, DNA है, ये 2 लाइंस में अरेंज हो जाते हैं। यहां 2 लाइंस में अरेंज हो जाते हैं, यानी एक तरह से 2 मेटाफेज प्लेट यहां बनती हुई दिखती है। अच्छा अगर हम माइटोसिस से कंपेयर करें, माइटोसिस की मेटाफेज में भी क्रोमोसोम बीच में तो जमा है लेकिन एक लाइन में जमा है। यहां बच्चों 2 लाइन में जमा है,
ये इनके डायग्राम की पहचान है। कैसे पहचानोगे? मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट है तो क्रोमोसोम बीच में तो जमा होंगे लेकिन 2 लाइन में, लेकिन माइटोसिस में केवल 1 लाइन में जमा होते हैं। ये डिफरेंस आप ध्यान रखिए। और इसी तरह से इनके डायग्राम पहचान पाएंगे। ये डायग्राम आ जाए, ये डायग्राम आ जाए, तो ये पहचान में अब आपको आना चाहिए। मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट की बात करें। अच्छा, इनके साथ फिर वही स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके होंगे, ये हम जानते ही। एनाफेज फर्स्ट में सबसे मेन पॉइंट, यहां एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। सेंट्रोमियर डिवाइड होते ही नहीं। मतलब यहां पर अगर ये दोनों क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड यहां साथ है, तो आप देखो बस ये ऊपर खींचने की वजह से ये आर्म पीछे आ गई, तो ये दोनों यहां पर भी साथ ही है। अच्छा, यहां क्रोमेटिड साथ है, यहां भी साथ है, इनके बीच का ये जो सेंट्रोमियर है डिवाइड ही नहीं हुआ, डिवाइड होता ही नहीं है। तो एनाफेज फर्स्ट का सबसे मेन पॉइंट ढंग से बताना, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। यहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ तो ये सिस्टर क्रोमेटिड भी साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। तो सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट नहीं होते। बस यहां होता क्या है, इन स्पिंडल फाइबर ने इसको ऊपर खींचा, इनने इसको नीचे खींचा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। मतलब एक वन इधर चला जाएगा, एक वन इधर चला जाएगा, यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये वाला 2 एक इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना शुरू हो जाते हैं। अब खास बात, यहां पर जब सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ तो क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होती। मतलब यहां 46 है तो यहां पर भी 46 का 46 ही रहेगा, डबल नहीं होगा। अच्छा, डीएनए तो 4 से तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ध्यान रखना, एनाफेज फर्स्ट में आपको क्या क्या मैंने सिखाया, एक बार फिर सुनना। सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, केवल ये होमोलोगस अलग हो जाते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना, इसी को हम सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन के नाम से जानते हैं। और इससे मेंडल का एक लॉ बन जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये होमोलोगस का अलग होना, इसी को हम सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन कह देते हैं। अब सोच समझ के बताना, ये 1 गया ऊपर, ये 1 गया नीचे, ये 2 गया ऊपर, ये 2 गया नीचे। मतलब ये जो ऊपर वाली प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट ऐसे ऊपर जाएगी और ये वाली नीचे आएगी। तो ये 23 2C गया ऊपर, 23 2C नीचे। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे बच्चों इस साइड में यहां क्रोमोसोम आ जाएंगे 23/2C और यहां पर भी आ जाएंगे 23/2C। अरे इन्हीं से तो ये आ जाएगा, इनसे ये आ जाएगा, तो 23/2C 23/2C। दोनों का सम करो, 23 23 46, 2C 2C 4C। यानी जितने भी क्रोमोसोम थे बस उनका बंटवारा हो रहा है, आधे आधे हो गए। 46 थे, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। तो क्रोमोसोम का यहां पर क्या हो रहा है, केवल सेपरेशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। और बिल्कुल समझाने के लिए 2 बनाए, लेकिन इधर ऐसे 23 क्रोमोसोम है और इधर भी ऐसे कितने लगे होंगे, 23 क्रोमोसोम लगे होंगे। एक खास बात यहां नोटिस करना आप, एक क्रोमोसोम पर यहां पर 2 क्रोमेटिड साथ है। बताओ क्यों? सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन जब हम माइटोसिस की एनाफेज पढ़ते हैं तो वहां पे भी क्रोमोसोम से पोल पे तो जा रहे हैं, लेकिन एक पर केवल ये एक ही क्रोमेटिड लगा है, 2 नहीं लगे। यहां जैसे 2 लगे हैं, यहां केवल एक ही लगा है। अच्छा, यहां पर एक ही क्यों लगा है? क्योंकि यहां सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। अब पहचानने का तरीका, एक क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमेटिड है, मतलब वो माइटोसिस की एनाफेज है, और एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड है तो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट है। क्या इन डायग्राम को आप पहचान पाएंगे? अब सोच समझ के आंसर बताना। क्रोमोसोम मिडिल में जमा है, मेटाफेज, 2 लाइंस में जमा है, मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट, और 1 लाइन में जमा है मतलब माइटोसिस की मेटाफेज। क्रोमोसोम में से पोल पे दिखे मतलब श्योर है एनाफेज है, लेकिन 2 क्रोमेटिड हो तो एनाफेज फर्स्ट, एक ही हो तो माइटोसिस की एनाफेज होगी। इन डायग्राम को बच्चों अच्छे से पहचानो, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम आएगा। अब वहां बच्चे डायग्राम देख के खुश तो होते रहते हैं कि ये डायग्राम जाना पहचाना तो है, बस याद ही नहीं आ रहा है। तो आप इनको पहले से प्रैक्टिस में रखें कि ये डायग्राम आ गया तो हमें इसका आंसर ये देना है, पहले से हम प्रैक्टिस रखें अच्छे से। अच्छा, यहां आ गया 23 2C, यहां 23 2C, टोटल 46 4C। ये जो बात है आपको समझाई, ये नोट भी कर लेना बेटा, ताकि हर स्टेज में कितना क्रोमोसोम है आपको याद भी रहे। अच्छा, एनाफेज फर्स्ट में इधर 23 2C आ गया, इधर 23 2C आ गया। क्या क्या पॉइंट हमने सीखा? सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते, इनका सेपरेशन कहलाता है सेग्रीगेशन और
डिसजंक्शन, सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन का कहलाता है। एनाफेज फर्स्ट के बाद अगली स्टेज आती है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट को मैं और अच्छे से समझाऊं, रिवर्स प्रोफेज। और जैसे बच्चों मैंने रिवर्स प्रोफेज नाम लिखा, अपने आप आपको सब क्लियर होना चाहिए। प्रोफेज का उल्टा, यहां बच्चों कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम अब धीरे धीरे ऐसे डीकंडेंस होते जाते, क्रोमेटिन में बनना शुरू हो जाते और टीलोफेज के एंड तक पूरे क्रोमेटिन बन जाते। अच्छा, इधर वाले क्रोमोसोम भी ये क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, मतलब वही डीकंडेंसेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाती है, ER, गोल्जी बॉडी सब रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगी। तो धीरे धीरे सारी चीजें रीअपियर हो जाती। जो प्रोफेज के एंड में डिसअपियर होता है, वही यहां पर वापस रीअपियर होने लग जाता है। आप तो मुझे इतना बताओ, यहां क्रोमोसोम नंबर, DNA कंटेंट बता सकते हो? इधर 23 2C है, इन्हीं से तो बच्चों ये न्यूक्लियस बना होगा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा 23 2C, और इनसे बच्चों ये बना होगा तो इसके अंदर आ गया 23 2C। अरे ये टोटल इतने थे, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। टीलोफेज फर्स्ट में हमने क्या सीखा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी रीअपियर हो जाती है। यहां फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बनेगी, जिसको हम डायडोप सेल कहते हैं। डायडोप सेल का मतलब 2 सेल्स बन जाती है, इसलिए इसको डायडोप सेल कहा जाता है। अच्छा, केवल बच्चों ऐसे डायड लिखा जाए तो इसका मतलब होता है 2 क्रोमेटिड्स। जैसे ये 2 क्रोमेटिड्स है तो इनको डायड कहते हैं, लेकिन डायडोप सेल लिखा है मतलब 2 सेल्स हो गया। टीलोफेज फर्स्ट को हम कह सकते हैं डायडोप सेल, क्योंकि अब यहां पर 2 सेल बन जाती है, एंड में आके 2 सेल बनी जाती है। जो बातें यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? एक बात मुझे बताओ, स्टार्टिंग में हमने क्रोमोसोम लिया था, जब हमने इंटरफेज से पहले बात करें 46 था, यहां 23 हो गया, क्रोमोसोम हाफ हो गया। वहां DNA 2C लिखा था, यहां DNA अभी भी 2C है, DNA हाफ नहीं हुआ। तो बताओ क्या करें? हाँ, DNA हाफ तो करना पड़ेगा, और DNA हाफ करना है तो यस, एक बार और डिवीजन करना पड़ेगा। कौन सा? हाँ, इस बार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें डिवीजन चलाना पड़ेगा मियोसिस सेकंड। मतलब इस सेल को एक बार और डिवीजन की जरूरत है। मतलब अभी तो आधा पार्ट काम हुआ है, अभी तो इंटरवल हुआ है, अभी तो एक पार्ट और बचा है। और वो क्यों बचा है? DNA हाफ करने के लिए। तो अब यहां अगला डिवीजन चालू होगा मियोसिस सेकंड। ये बच्चों टीलोफेज फर्स्ट में हमने सिखाई है, ये हमने सीखा था। इस सेल में 23 2C, इधर भी 23 2C। अब टीलोफेज फर्स्ट का इसमें फिर से डिवीजन होगा। मियोसिस सेकंड जब चलती है तो उससे पहले वाले फेज को हम इंटरफेज में कह के इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस में G1, S और G2 में से S नहीं चलेगी। अच्छा, ये सेल यहां डिवाइड करेगी तो G1 में 23 2C, यहां भी 23 2C रहेगा। S फेज में रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों? आप बताओ मुझे। हाँ, रेप्लिकेशन हो जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि DNA 2C से 4C हो जाएगा। अरे यहां 4C हो गया और ये 4C हो गया, तो वापस आगे जाके 2C 2C हो जाएगा, लेकिन हमें तो CC चाहिए, तो यहां रेप्लिकेशन करते ही नहीं। और आप खुद सोचो, यहां 2 क्रोमेटिड वैसे बैठे, अरे एक क्रोमोसोम में 2 DNA वैसे बैठा है, 4 DNA कर दें तो अलग करना और मुश्किल हो जाएगा बेटे। तो रेप्लिकेशन बंद ही रखा जाता है, और रेप्लिकेशन नहीं होता इसलिए क्या नाम दिया? इंटरकाइनेसिस। अच्छा, इसके बाद G2 चलेगी। इसके क्रोमोसोम नंबर DNA आप बताओ। G2 के 23 2C, अरे यही तो रहेगा, 4C तो हुआ ही नहीं, तो 23 2C 23 2C। मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, तो यहां पर सारे इवेंट वही होंगे। यहां पर पहले चली प्रोफेज सेकंड। इस प्रोफेज सेकंड में एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, ER गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमेटिन फिर से क्रोमोसोम बनाने लगेंगे। यहां पर आप मुझे बताओ क्रोमोसोम नंबर DNA कितना होगा प्रोफेज सेकंड में? जो यहां है वही तो चलेगा, 23 2C। प्रोफेज सेकंड के बाद चलाते हैं मेटाफेज सेकंड। अब बताना, मेटाफेज आ गई तो क्रोमोसोम बीच में जमा होंगे, लेकिन सोच समझ के बताना, 1 लाइन या 2 लाइन। यहां क्रोमोसोम सेल के बीच में केवल एक ही लाइन में जमा होंगे। अरे माइटोसिस के जैसे तो है, तो एक लाइन में ही जमा होंगे, और दूसरा होमोलोगस वैसे यहां है भी नहीं। 23 2C में से यहां क्रोमोसोम 23 2C रहेगा। अरे वही तो चलता जाएगा। मेटाफेज सेकंड के बाद अब चलेगी एनाफेज सेकंड। एनाफेज आ चुकी है। अब बताना, एनाफेज में इनके बीच का ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, मतलब इनके बीच का सेंट्रोमियर टूटा, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड इधर। तो आप देखो ये 2 थे, एक क्रोमेटिड इधर चला गया और एक क्रोमेटिड इधर आ गया।
मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे, यहां सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े थे लेकिन यहां अलग हो गए। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। अब बच्चों ये एनाफेज सेकंड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो तो आप अच्छे से याद रख लेना, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड। एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते हैं, लेकिन एनाफेज 2 में उल्टा हो जाएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। अब आप यहां ध्यान से देखना, यहां क्रोमोसोम आपको 2 दिख रहे हैं लेकिन यहां 4 दिख रहे हैं, डबल हो गए क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, और डबल हो गए तो ये 23 के डबल 46 हो जाएंगे। अरे 23 के डबल ये 46 हो जाएगा, लेकिन डीएनए 2C रहेगा। अब यहां पर अगर सेल में टोटल 46 है तो बताओ यहां कितना होगा? हाँ, अरे 46 है तो यहां 23/C, इधर भी लिख दूंगा 23/C, टोटल 23 46, CC 2C हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर एनाफेज सेकंड में क्या समझा? क्लियर हुआ? सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, क्रोमोसोम ऐसे पोल पे जा रहे हैं। एनाफेज के बाद अब आता है टीलोफेज सेकंड। इधर वाली सेल से फिर बच्चों ये वाला न्यूक्लियस बन जाएगा, इधर से ये न्यूक्लियस बनेगा, इधर 23C है तो यहां भी 23C, इधर से ये बनेगा 23C आ जाएगा। यहां देखो डीएनए 2C था, यहां C हो गया। अरे डीएनए हाफ करने के लिए तो ये किया जा रहा है। अच्छा, टीलोफेज सेकंड को समझाना ही बेकार है, प्रोफेज जैसा ही है, मतलब प्रोफेज का उल्टा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस अपीयर हो जाएगी, ईआर गोल्जी बॉडी वापस अपीयर हो जाएगी, सब अपीयर हो जाएंगे। यहां क्रोमोसोम 23C। अब ये वाली सेल थी, यहां बच्चों ऐसी 2 सेल थी, अब ये वाली जो सेल है इस सेल में भी सेम डिवीजन होगा। अरे टीलोफेज फर्स्ट में 2 सेल बनी थी, एक सेल को तो मैंने आपको समझाया, इसमें भी सेम वही काम होगा, ऐसे सेम काम चलता जाएगा, और ये सेम काम होने की वजह से फाइनली यहां भी 2 सेल बनेगी, इधर भी कंडीशन 23C आ जाएगा। तो बताओ, स्टार्टिंग से लेके फाइनली हमने मियोसिस फर्स्ट किया, मियोसिस सेकंड किया, और अल्टीमेटली देखा जाए तो टोटल यहां पर 4 सेल बन गई। तो एक मियोसिस के बाद फाइनली कितनी सेल बन जाती है बच्चों? 4। और जब मियोसिस खत्म हो गया, क्रोमोसोम 23 हो गए, मतलब हाफ हो गए, और डीएनए भी हाफ हो गया। तो क्रोमोसोम और डीएनए दोनों को हाफ करने के लिए यह मियोसिस सेकंड चलाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली मियोसिस सेकंड क्यों चलाया? डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाए। जो बातें यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? तो ये सब आप नोट भी कर लीजिएगा, हर स्टेज में कितना क्रोमोसोम है ये आप लोग को आना चाहिए बच्चों। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ ले, तो हर स्टेज में आपको आना चाहिए कि किसमें कितने क्रोमोसोम, कितना डीएनए। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे समझाऊंगा भी, पहले ये बातें आप ध्यान रखिएगा। एक बच्चों में स्पेशल पॉइंट आपको समझा रहा हूं टीलोफेज फर्स्ट का। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, टीलोफेज फर्स्ट के समझा रहा हूं। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है समझिएगा। इंटरफेस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बोलो, क्रोमेटिन। जब बच्चों प्रोफेज फर्स्ट आती है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। प्रोफेज के बाद जब टीलोफेज फर्स्ट आई होगी, बताओ क्या हुआ होगा? उल्टा काम, मतलब क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है, डीकंडेंसेशन। इस क्रोमोसोम को ऐसे खोलते हैं, डीकंडेंस करते हैं, जिसको हम एक तरह से क्रोमोसोम का डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन मतलब फैलाना। इस क्रोमोसोम को फैलाते हैं, वापस क्रोमेटिन बना देते हैं। लेकिन एक बात आप जानते हैं, मियोसिस जब सेकंड चलेगा, तो जब प्रोफेज सेकंड आएगी तो यही क्रोमेटिन फिर से क्रोमोसोम बनाएगा, मतलब फिर कंडेंसेशन किया जाएगा। अब बच्चों सेल बड़ी समझदार है, ध्यान समझना। अगर मैं इस क्रोमेटिन को कंडेंस करता हूं तो यह क्रोमोसोम बनता है, और अगर इसको वापस खोलते हैं तो वापस इतना ही बड़ा क्रोमेटिन बनना चाहिए। कंसेप्ट तो यही कह रहा है। इस धागे को छोटा किया, इतना बड़ा बना, तो वापस इसको खोलोगे तो यही धागा बनना चाहिए था। लेकिन टीलोफेज फर्स्ट में डीकंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम से धागा बनना शुरू हुआ, क्रोमेटिन बनना शुरू हुआ, लेकिन यहां प्रॉपर डीकंडेंसेशन नहीं होता। प्रॉपर डीकंडेंसेशन नहीं होता मतलब क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनता तो है, लेकिन ये इतना ही बना, इस इंटरफेज इतना बड़ा नहीं बना। मतलब इंटरफेज में तो बहुत एक्सटेंडेड है, लेकिन यहां इतना एक्सटेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल को पता है कि इसे आगे जाके फिर क्रोमोसोम बनाना है। अगर आगे जाके फिर क्रोमोसोम बनाने की जरूरत नहीं होती तो यह वाकई में खुलकर इतना ही बड़ा बनता। लेकिन सेल ने क्या समझदारी दिखाई, उसे पता है कि फिर से कंडेंसेशन होना है
तो टेलोफेज फर्स्ट में प्रॉपर डीकंडेंसेशन नहीं होता, प्रॉपर डिस्पर्जन नहीं होता है। यही तो लाइन लिखी है। मेनी केस में ऐसा होता है, क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, क्रोमोसोम का डिस्पर्जन हुआ, बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट। एक्सट्रीमली एक्सटेंड होता है ये वाली, एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज जितना एक्सटेंड ये नहीं होता है। ये बच्चों इसकी यहां पर खास बात है। तो जो बात यहां पर आपको समझाई, ये बात भी आप लोगों को आना चाहिए। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इसको चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा कि इसमें कहना क्या चाहते हो। ये पॉइंट समझ में आया सबको अच्छे से? तो एनसीईआरटी का ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या फायदे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है? इसका पहला सिग्निफिकेंस, इन अ स्पीशीज कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन एवरी जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करना, मेंटेन करना, यह मियोसिस की वजह से होता है। अच्छा, कैसे? अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, हमारे पेरेंट्स की सेल में 46 क्रोमोसोम है और अपनी सेल में भी 46 क्रोमोसोम है। हर जनरेशन में क्रोमोसोम सेम ही आ रहा है। यह सब मियोसिस से होता है। कैसे होता है समझिएगा। पेरेंटल सेल समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये मेल है, इसमें 2n = 46 क्रोमोसोम है। ये बच्चों पेरेंटल सेल मान लेते हैं फीमेल की है और इसमें भी 2n = 46 क्रोमोसोम है। ह्यूमन की बात करें, अब बच्चों इनकी जब अगली जनरेशन आएगी तो अगली जनरेशन वही गैमिट के फ्यूजन से बनेगी। तो पहले यहां पर गैमिट बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ा। अच्छा, मियोसिस ने 2n से n बना दिया, इधर भी 2n से n बना दिया, क्रोमोसोम हाफ कर दिए और ये यहां पर तैयार हो गए गैमेट्स। ये बच्चों यहां पर फाइनली क्या तैयार हो जाते हैं? गैमेट्स बन जाते हैं। अब बच्चों यहां पर 2n से n बना दिया, गैमेट बना दिए, क्रोमोसोम हाफ कर दिए, मियोसिस ने काम किया। अब इनके बीच में हो जाता है यहां पर, इनके बीच में यहां पर होगा बच्चों फर्टिलाइजेशन, और जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है n फ्यूज होते हैं और दोनों के फ्यूजन से बन जाती है 2n सेल। 2n मतलब 46, इधर से 23, इधर से 23, 46, और यही सेल कहलाएगी जाइगोट या नेक्स्ट जनरेशन। अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे, इधर भी 46 क्रोमोसोम है, अगली जनरेशन भी 46 आए, तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम मेंटेन रहे। यह सब किसकी वजह से हुआ? मियोसिस की वजह से। तो मियोसिस हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है। लेकिन एक बड़ा डाउट यहां है, डाउट यह आता है कि मियोसिस अकेले मेंटेन नहीं कर सकता। मियोसिस का काम तो है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। भाई ये 2n से n बनाने का काम मियोसिस का है, तो मियोसिस का काम तो यहीं खत्म हो गया। मियोसिस का काम तो यहीं खत्म हो गया, तो मियोसिस तो केवल क्रोमोसोम को हाफ करके बैठ गया। अगर वापस मेंटेन करना है तो फर्टिलाइजेशन होना भी जरूरी है, यानी 2 इवेंट्स होने चाहिए, मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिलकर नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करा रहे। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, पर से पैराडॉक्सिकली। इसमें आप देखना सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में, मॉड्यूल में भी है ये। पर से पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक अपोजिशन। हम कहते हैं मियोसिस से मेंटेन हो जाए, अरे मियोसिस से कहां मेंटेन हुए, तो हाफ कर रहा है। तो मेंटेन करने के लिए साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी जरूरी होता है। तो केवल मियोसिस से मेंटेन नहीं होता, वाकई में इस लाइन में हमें कॉन्ट्राडिक्शन आता है, साथ साथ फर्टिलाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वहां पे लिखा पर से पैराडॉक्सिकली, मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ अपोजिशन है। बात समझ में? तो मियोसिस का ये पहला सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस आता है वेरिएशन आना, जिससे अल्टीमेटली इवोल्यूशन हो पाता है। हम सभी जानते हैं मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकाइटिन के अंदर, फिर यही क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है, और जब ये वेरिएशन बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली इवोल्यूशन हो जाता है। तो इसका एक बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस आता है कि ये इवोल्यूशन के अंदर भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। अगर मैं इसको माइटोसिस से कंपेयर करूं तो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वेरिएशन नहीं आती, इवोल्यूशन नहीं होता। तो इवोल्यूशन के लिए कौन सा डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, माइटोसिस या मियोसिस? यस, इवोल्यूशन में कौन से डिवीजन का रोल देखा जा रहा है? मियोसिस का। गैमिट बनाना हो तो वो भी मियोसिस की वजह से होता है। मियोसिस के क्या सिग्निफिकेंस समझ में आ रहे हैं? जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम मेंटेन करना, और साथ ही साथ इवोल्यूशन में इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो बातें यहां पर आपको समझाई, चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का कंट्रोल कैसे किया जाता होगा, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझ रहे हैं। सेल साइकिल को कंट्रोल किस तरह से करते हैं? सेल साइकिल, जैसे ये साइकिल जब चलती है, इसमें कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब एक से हम फाइनली ऐसी 2 सेल बनाते हैं
तो हम चाहेंगे कि दोनों डॉटर सेल में कोई मिस्टेक ना जाए, डॉटर सेल में कोई प्रॉब्लम ना जाए, तो इसीलिए टाइम टाइम पे इसको चेक किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। अब वो सब कैसे होता है इसको हम समझेंगे। इस सेल को जब 1 से 2 बनाया जाता है तो डॉटर सेल में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए इसको टाइम टाइम पर चेक किया गया। ये चेक कहलाता है चेक पॉइंट्स। चेक करने का काम कहलाता है चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट्स G1 से S के बीच में होता है, G2M के बीच में होता है, प्रोफेज मेटाफेज के बीच में होता है, मेटाफेज एनाफेज के बीच में होता है। तो ऐसे टाइम टाइम पर इसको चेक किया जाता है। अच्छा, ये चेक करना क्या कहलाता है? चेक पॉइंट। और ये सारा चेक पॉइंट को कंट्रोल करने का काम जेनेटिक होता है, मतलब डीएनए के हाथ में होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, और इससे 2 सबसे मेन प्रोटीन बनते हैं। एक होता है सीडीके प्रोटीन और दूसरा होता है साइक्लिन प्रोटीन। सीडीके का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके का फुल फॉर्म साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों जब तक ये अकेला है तब तक इनएक्टिव है। अब ये चाहता है कि मैं एक्टिव हूं, तो एक्टिव होने के लिए साइक्लिन पे डिपेंड होता है। ऐसे समझो आप, ये अभी इनएक्टिव है, अब इन दोनों को फ्यूज करें, और जैसे ये फ्यूज हुआ सीडीके के साथ, जैसे साइक्लिन जुड़ा ये एक्टिव हो गया। तो बताओ, इसको एक्टिव होने के लिए साइक्लिन पे डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? साइक्लिन डिपेंडेंट। तो इसको हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कह देते हैं। अच्छा, जब भी ये एक्टिव होगा एक बड़ा अच्छा काम करता है, ये बच्चों एटीपी से, यहां से इस फॉस्फेट को, एटीपी से ऐसे फॉस्फेट को रिलीज करने का काम करता है और एडीपी अलग हो जाता है। तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा, एटीपी से फॉस्फेट को रिलीज करने का काम करता है, और यही फॉस्फेट फिर कुछ मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और आगे की सेल साइकिल को रेगुलेट करने में रोल रखता है। यानी पूरी सेल साइकिल की कंट्रोलिंग इस जेनेटिक कंट्रोल में है। अच्छा, जिस सेल में ये सीडीके साइक्लिन बनने लग जाए वो सेल डिवाइड होने लग जाएगी। जैसा मेरिस्टेम सेल की बात करें, मेरिस्टेम सेल छोटी हुए लेकिन सीडीके साइक्लिन बनता रहता है, और सीडीके साइक्लिन बनता रहता है तो वो आसानी से डिवाइड कर जाती है। तो डिवीजन के लिए इन दोनों प्रोटीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो साइंटिस्ट लोगों ने इसे एक्सपेंड करके भी देखा है। जैसे ये सेल है, इसमें डिवीजन हो रहा है, मतलब इसमें सीडीके बना हुआ है, साइक्लिन बना हुआ है। ये सेल, इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इंजेक्शन से इसके सीडीके साइक्लिन को उठा के इसमें डाला, और इसमें डालते ही ये डिवीजन करने लग जाती है। मतलब डिवीजन को रेगुलेट करने में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यही इस पूरी सेल साइकिल को रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। सेल साइकिल को जब रेगुलेट करना होता है तो रेगुलेशन के टाइम पर मैंने ये कहा है कि इस 1 से 2 सेल बनाते टाइम इसे टाइम टाइम पर चेक करना पड़ेगा। टाइम टाइम पर चेकिंग क्यों जरूरी है ये बताओ मुझे आप। हां, चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि जो फाइनली डॉटर सेल बनी, इस डॉटर सेल में कहीं कोई गड़बड़ ना जाए, तो इसलिए उसको चेक करना पड़ेगा। पहली बार चेक करने का काम इस G1 और S के बीच में किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली सेल की अगर हम बात करें, जब G1 स्टेज में होती है तो इसमें सीडीके बना होता है, साइक्लिन नहीं होता है। क्या बना हुआ है बच्चों? सीडीके। अब ये सीडीके अकेला है, इनएक्टिव है, ये पड़ा रहेगा, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। अब यहां पर अगर G1 से S में पहुंचाना है तो यहां पे बच्चों सबसे पहला चेक पॉइंट काम करता है, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट। ये फर्स्ट चेक पॉइंट किसके बीच में काम कर रहा है? G1S। तो हम कह सकते हैं G1S के बीच का चेक पॉइंट है। अब बात आती है चेक पॉइंट क्या चेक करेगा। ये चेक पॉइंट इस सेल में, ये जो सेल है, इस सेल में ये चेक करेगा कि इसमें ग्रोथ फैक्टर है या नहीं, मतलब प्रॉपर ये डिवाइड कर सकती है नहीं, उस तरह के फैक्टर इसमें है या नहीं है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट है या नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं। ऐसा नहीं कि आगे जाके न्यूट्रिशन की कमी से इसकी डेथ हो जाए, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं वो भी चेक किया जाएगा। सेल की साइज अच्छी है या नहीं वो भी चेक किया जाएगा। डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। अगर मान लीजिए इसके डीएनए में कहीं पर ऐसे डैमेज है, कहीं पर ऐसे डैमेज है, तो ये डैमेज डीएनए डॉटर सेल में जा सकता है, तो उस डैमेज को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहां पर डीएनए में कोई डैमेज नहीं है, मतलब सेल में अच्छा से न्यूट्रिशन है, ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं, सब कुछ बढ़िया से, अगर इस चेक पॉइंट को लगा कि सब कुछ बढ़िया से है, तभी जाके सेल में यहां पर साइक्लिन बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो साइक्लिन है एस लाने का काम करता है, तो इसको हम एस साइक्लिन भी कह सकते हैं। ये साइक्लिन एक तरह का एस साइक्लिन हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ते ही ये एस साइक्लिन यहां इसके साथ जुड़ेगा, और जुड़ते ही यहां पे बच्चों ये क्या करता है, सीडीके के साथ जैसे ये साइक्लिन जुड़ा, एक्टिव हुआ, और एक्टिव होते ही एटीपी से फॉस्फेट को हटाएगा, और यही फॉस्फेट आगे जाके रेप्लिकेशन को प्रमोट करेगा, और रेप्लिकेशन प्रमोट हो गया मतलब एस फेज में इंटर हो गया। तो बताइए,
इस जीवन से एस में ले जाने के लिए, जीवन से एस में ले जाने के लिए इस सीडी की और साइक्लिन का होना जरूरी है। एस में पहुंचाते हैं तो ऐसे साइक्लिन को हम एस साइक्लिन नाम दे देते हैं। साइक्लिन का नाम क्या दे दिया बच्चों? एस साइक्लिन, क्योंकि हम एस फेज में इसको एंटर कराने जा रहे हैं। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर अगर डीएनए में डैमेज होता और वही अगर डॉटर सेल में चला जाता तो डॉटर सेल गड़बड़ बनती, तो इसलिए चेक किया गया। और ये चेक करना क्या कहलाता है बच्चों? चेक पॉइंट्स। अच्छा ये कौन सा चेक पॉइंट था? पहला चेक पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट चेक पॉइंट जीवन से एस के बीच में चलेगा। चेक पॉइंट का काम होता है चेक करना। अच्छा सीडी के साइक्लिन ने क्या किया? रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस कराया। रेप्लिकेशन स्टार्ट किया मतलब एस फेज में एंटर कराया। जैसे ही एस में एंटर होता है ये एस साइक्लिन यहां से टूटेगा, सीडी के अकेला बच जाएगा, मतलब ये वापस इनएक्टिव हो गया, ये वापस इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब इनका काम है केवल इस बॉर्डर को क्रॉस कराना, ये जो बॉर्डर है। तो सीडी के साइक्लिन बॉर्डर को क्रॉस कराएंगे, अगली स्टेज में ट्रांसफर करा देंगे। अब एस फेज में रेप्लिकेशन होगा। जब बच्चों रेप्लिकेशन होता है तो आप जानते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पर ऐसे फोर्क होता है, ये रेप्लिकेशन फोर्क होता है, फिर ये इधर जाएगा, बाय डायरेक्शन रेप्लिकेशन चलता जाएगा, सब कुछ बढ़िया से होगा। अब इस रेप्लिकेशन में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या हो? रेप्लिकेशन में अगर गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई, तो डॉटर सेल में गलत डीएनए जा सकता है, गलत डीएनए जा सकता है। तो इस रेप्लिकेशन को भी एक बार चेक तो किया जाए कि सही हुआ या नहीं, और उसको चेक करने का काम G2 और M के बीच में होता है, मतलब यहां पर होगा। यहां पर बच्चों इसको सेकंड टाइम चेक किया जाएगा। अच्छा यहां पर चेक करने का काम किया जाता है किसके बीच में? G2 M के बीच में। तो यह कहलाता है सेकंड चेक पॉइंट, जो कि G2 और M के बीच में होगा। और यह चेक पॉइंट क्या क्या चेक करेगा? डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं, यह भी डैमेज को एक बार देखेगा, और साथ ही साथ रेप्लिकेशन परफेक्ट हुआ या नहीं। अगर रेप्लिकेशन परफेक्ट है, ध्यान समझना, रेप्लिकेशन परफेक्ट है तो उसी टाइम यहां पर साइक्लिन बनना शुरू हो जाएगा, और साइक्लिन जैसे ही जुड़ेगा, अब एम फेज में पहुंचाना तो एम साइक्लिन बनेगा। एम साइक्लिन तभी बनेगा, एम साइक्लिन तभी बनेगा जब रेप्लिकेशन ओके है, रेप्लिकेशन परफेक्ट है, एम साइक्लिन बना। और एम साइक्लिन में फिर वही, जैसे एम साइक्लिन जुड़ा ये इनएक्टिव से एक्टिव हुआ, एक्टिव होते ये फॉस्फेट को रिलीज करेगा, और यही फॉस्फेट न्यूक्लियर लेमिला से जुड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, कंडेंसेशन को स्टार्ट कराएगा, मतलब सेल को प्रोफेज में एंटर करा देगा। अच्छा ये प्रोफेज में एंट्री तभी होगी जब रेप्लिकेशन परफेक्ट है। अगर रेप्लिकेशन में गड़बड़ है तो यहीं पे रोक के रखेंगे, तब तक रोक के रखेंगे जब तक कि वो रेप्लिकेशन सही ना हो जाए। अरे बात समझ में? तो ध्यान रखना, आगे की स्टेज में एंटर कराते टाइम यहां पर चेकिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि डॉटर सेल में कहीं कोई गलती ना चली जाए। अरे बात समझ में? तो पहली बार चेक कहां हुआ? G1S के बीच में, दूसरी बार G2M के बीच में। अच्छा अब बच्चों एम में इंटर कर चुके हैं, प्रोफेज में इंटर कर चुके हैं। अब प्रोफेज के बाद क्या है? मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज। इस मेटाफेज एनाफेज के बीच में यहां पर भी एक बार चेकिंग होगी, यहां पर चेकिंग होगी, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन, यहां पर चेकिंग की जाएगी। यहां पर क्या चेक करेंगे? जैसे ये मेटाफेज है, अब आप ध्यान समझना, मेटाफेज में क्रोमोसोम के साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए, क्रोमोसोम के साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर बढ़िया से जुड़े हुए, सब कुछ ओके है, हर क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर अच्छे से जुड़े हैं, तो उसी टाइम एपीसी बनना शुरू होगा। एपीसी का मतलब होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और यही एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मेटाफेज को फिर एनाफेज में प्रमोट करेगा। अरे एनाफेज में प्रमोट करने वाला, लेकिन ध्यान समझना, ये एपीसी तभी बनेगा, ये तभी बनेगा जब सारे क्रोमोसोम के साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। सोचो जरा, अगर इस क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल जुड़ा नहीं होता, मान लो नहीं जुड़ा होता, गड़बड़ हो गई, इसके साथ स्पिंडल जुड़ा नहीं होता तो एपीसी बनता ही नहीं, और एपीसी नहीं बनता तो आगे का डिवीजन हो ही नहीं सकता। यानी आगे के डिवीजन को प्रमोट तभी किया जाएगा जब इनके साथ ऐसे यहां पर स्पिंडल फाइबर जुड़े। अच्छा यहां का चेक पॉइंट यही चेक करता है कि प्रॉपर क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़े या नहीं जुड़े। उसको लगा सबके साथ जुड़ गए, एपीसी बनना शुरू हुआ, एनाफेज में प्रमोट हो जाते हैं। तो यहां पर क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल, क्रोमोसोम स्पिंडल से अटैच है, तभी जाके सेल में आफ्टर अटैचमेंट एपीसी एक्टिव हो जाता है, और यही एपीसी इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब वही सेंट्रोमियर को डिवाइड करने में रोल रखता है। अच्छा फिर यही आगे जाके टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बनेगी, फाइनली 2 सेल बनेगी। तो एक बात मुझे बताओ, इस एक सेल से 2 सेल बनाते टाइम क्या इसमें टाइम टाइम पर सेल को चेक किया गया? यस किया गया, और टाइम टाइम पर चेक किया गया, इन्हीं को तो हमने चेक पॉइंट कहा है। और ये चेकिंग क्यों की? अच्छे से बताना सभी,
क्यों चेकिंग की? ताकि डॉटर सेल में कोई गलती ना हो, डॉटर सेल में कहीं कोई मिस्टेक ना चला जाए, उसमें कोई डीएनए में डैमेज ना चला जाए, रेप्लिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो टाइम टाइम पर इसको चेक किया गया। एक बार नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रेप्लिकेशन फोर्क, ये जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है ये रुक गया, रेप्लिकेशन रुक गया, विच चेक पॉइंट विल बी एक्टिवेटेड? कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड होगा? अच्छा, रेप्लिकेशन रुक गया तो अब आगे का चेक पॉइंट एक्टिव होगा, मतलब सेकंड चेक पॉइंट G2 से M के बीच का चेक पॉइंट एक्टिव किया जाएगा। तो रेप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई तो G2 M वाला चेक पॉइंट यहां पर एक्टिव हो जाता है। जो बात यहां पर आपको समझे क्लियर हुई? और पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल करने में मेन रोल CDK और साइक्लिन का होता है। क्लियर? तो ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा डायग्राम भी, और ये चेक पॉइंट कहां कौन सा काम कर रहा है ये ध्यान रखिए। क्लियर हुआ अच्छे से? तो मियोसिस कैसे होता है, चेक पॉइंट क्या काम करते हैं, ये बातें हमने समझी। कुछ क्वेश्चन बच्चों हम समझते हैं। मियोसिस का एक क्वेश्चन लेते हैं। इन प्रोफेज फर्स्ट 10 बाइवेलेंट्स आर प्रेजेंट, देन फाइंड आउट क्रोमोसोम नंबर इन मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड एंड एनाफेज सेकंड। सोल्व करिए बच्चों इसको। हर स्टेज में आपको क्रोमोसोम नंबर काउंट करना है, कहां कितने होंगे। हमने बच्चों यहां प्रोफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट्स आपको गिवन किए हैं, कितने? 10 बाइवेलेंट्स से। तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? डबल, यानी क्रोमोसोम 20 हो जाएंगे। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद जब मेटाफेज फर्स्ट आई होगी तो इसमें भी क्रोमोसोम वही 20 रहेंगे, ये 20 तो रहेंगे। अच्छा, मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट आई, सोच के बताना। एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता तो यहां पर क्रोमोसोम 20 के 20 ही रहेंगे, मतलब यहां 20 तो यहां भी 20 रहेंगे। अब बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अब इसी को आगे वो कंटिन्यू करते जाते हैं और मिस्टेक हो जाती है। अरे मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, 2 सेल बनेगी टेलोफेज के बाद, तो ऐसी 2 सेल बनाया, मतलब इसके बाद ऐसी 2 सेल बनाए। इसमें 20 है तो इस सेल में 10, इस सेल में 10 जाए, कहा जाए नहीं कहा जाए, फिर भी बच्चों आपको पर सेल आंसर देना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों सेल लेके चले, एक सेल के रिस्पेक्ट में आंसर देना होता है। तो जब यहां पर मेटाफेज सेकंड चलेगी तो एक सेल लेके चलो, और इसके अंदर क्रोमोसोम 10 तो इसके अंदर भी 10 रहेगी, तो मेटाफेज सेकंड में आपको 10 आंसर देना है। अच्छा, फिर बच्चों यहां पर एनाफेज सेकंड आएगी। अब बताना, एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो ये 10 से वापस हो जाएंगे 20, तो आंसर क्या आ गया? 20 20 10 20। अब यहां पे कई बच्चों ने बस एक ही गड़बड़ की होगी कि इसी को लेकर वो कंटिन्यू कर देते, ये नहीं, 2 सेल बनाए। यहां ध्यान रखना, थोड़ा सा सोच के आंसर देना है। 2 सेल बनाना है, फिर एक सेल को आगे कंटिन्यू करके आंसर देना है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AIPMT 2014 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड एट 2C। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये कहा गया है इनिशियल अमाउंट, मतलब मैं बात करूं G1 की, G1 में DNA गिवन है 2C, ये लिखा है। स्टार्टिंग में DNA कितना दिया गया है? इनिशियली डिनोटेड है 2C, तो इनिशियल में 2C है। अब 4C कहां मेंटेन होता है? G1 के बाद अगर हम एस की बात करें तो 4C, अच्छा G2 की बात करें 4C, प्रोफेज की बात करें 4C, मेटाफेज की बात करें 4C, एनाफेज की बात करें 4C, यही तो मेंटेन रहेगा। अच्छा, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसको हम कह देते हैं एम फेज। तो G2 फेज और एम फेज सब जगह आप देखो 4C दिख रहा है। ऑप्शन के हिसाब से चेक करें। G1 तो गलत है क्योंकि G1 में 2C। अच्छा, यहां पे भी G1 तो ये भी गलत है। अब इन दो में कंफ्यूजन होता है। ओनली G2, क्या केवल ओनली G2 में 4C है? नहीं, आगे भी तो दिख रहा है। हाँ, टेलोफेज में जाके पर सेल में 2C हो भी जाएगा, लेकिन एम में 4C दिख तो रहा है ना बेटे। तो इसीलिए ज्यादा बेस्ट आंसर होगा G2 एंड M, कि G2 में भी है और M में भी ये रहेगा। तो आंसर इसका 4 है। ये नीट में आया था क्वेश्चन बच्चे, इसमें कई बच्चे इसका आंसर ओनली 3rd लगा के आए थे, मतलब ओनली G2, लेकिन ध्यान रखो M में भी तो 4C होता ही है, तो इसलिए आंसर इसका यही गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं AIPMT 2015 का। अ सोमेटिक सेल that just has completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of same species has same number of chromosome but twice the amount of DNA, twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA, 4 times the number of chromosome and twice the amount of DNA। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए, आप इसमें से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा। 1 2 3 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या किया गया? सोमेटिक सेल कौन सा डिवीजन करेगी? माइटोसिस। सोमेटिक सेल के अंदर ये G1 स्टेज है, यहां पर 46 और 2C क्रोमोसोम, समझाने के लिए लेता हूं मैं ह्यूमन की बात करके कि 46 2C है। अब एस फेज में पूछा है,
जस्ट कंप्लीटेड द एस पेज, और एस पेज में ये पूछा गया है, एस पेज में पूछा गया तो 46 और 4C क्रोमोसोम सेम रहेंगे, डीएनए डबल हो गया। लेकिन एक बड़ा अच्छी लाइन लिखी है, इन्होंने जो कंपेयर किया गया एज कंपेरिजन टू गैमिट ऑफ द सेम स्पीशीज, जीवन से कंपेयर नहीं करना है। इस स्पीशीज के, ये सोमेटिक सेल है, ये सोमेटिक सेल जिस स्पीशीज की है उसके गैमिट के कंपेरिजन में। अच्छा, ह्यूमन की ले रहे हैं तो ह्यूमन के गैमिट की बात करें, गैमिट N होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, डीएनए C होगा, और क्रोमोसोम आधा होगा, डीएनए भी आधा होगा। अब यहां पर एस में तो पूछा है जीवन के कंपैरिजन में गैमिट, अच्छे से बताना, एस कंपेयर टू गैमिट, तो इस गैमिट के कंपैरिजन में आपसे पूछा है। अब यहां देखो क्रोमोसोम की बात करें, ये 23 है, तो यहां पे 23 से 46 हो गया, मतलब ट्वाइस हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम तो हो जाएंगे ट्वाइस, और ये C से यहां पर हो गया 4C, तो डीएनए 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? गैमिट के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन में से मैं गैमिट कट कर देता तब तो फिर आप जीवन के कंपैरिजन में देते, लेकिन यहां गैमिट के रिस्पेक्ट में पूछा है तो क्रोमोसोम हो जाएंगे ट्वाइस एंड डीएनए 4 टाइम्स। बताइए कहां दिख रहा है इस आंसर? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स, यानी आंसर इज 2। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहां पे बच्चों एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछते भी है, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं, मतलब G1 आई, एस आई, एस में रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं, और माइटोसिस हो जाए, मियोसिस नहीं, माइटोसिस हो जाए क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं है। जब भी माइटोसिस होगा पहले रेप्लिकेशन तो कराना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और दिया है, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन? मतलब यहां पर रेप्लिकेशन तो हो जाए लेकिन आगे का सेल डिवीजन ना हो पाए, कैसा हो सकता है? यस, हो सकता है। सेल में कोल्चिसिन डाल दे, डिवीजन को मेटाफेज में रोक सकता है, तो आगे प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा। एंडो रीडुप्लीकेशन में डीएनए के अमाउंट बढ़ती जाती है, पॉलीटेनी कंडीशन आ जाती है, तो वहां रेप्लिकेशन तो हो जाता है लेकिन आगे का सेल डिवीजन नहीं हो पाता, तो हम कह सकते हैं यस इट्स पॉसिबल है कि रेप्लिकेशन तो हो जाए लेकिन आगे डिवीजन ना हो, ऐसा देखा गया है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इनके क्या आंसर होंगे, तो आप इनके आंसर ध्यान रखिए। अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो उनके आंसर ये रहेंगे। यहां पे आके बच्चों हमने सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे क्वेश्चन हमने समझ लिए। अब आप इसको मॉड्यूल और एनसीईआरटी, मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी दोनों से अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही, आप देख भी रहे हैं हर साल क्वेश्चन आता ही रहता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करें। और एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गए तब तो फिर ये बहुत आसान है, तो आप इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करें। प्रैक्टिस से ही ये चैप्टर और इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज 1, 2, 3 सारे क्वेश्चन आप सोल्व करें। ओके, थैंक यू।